हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से अपने चैनल फिजिक्स वाले इंजीनियर साहब पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अपने इस वीडियो में क्लास 12 सीरीज में करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट न्यूमेरिकल पार्ट लेके आए हैं आईएससी सीबीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का टोटल थ्योरेटिकल पार्ट जो भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ का पोर्शन था और हमारा डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट्स का था, उसको हमने 2 वीडियो में कवर किया है और कुछ न्यूमेरिकल्स को हर टॉपिक के साथ हमने डिस्कस किया है। जो न्यूमेरिकल्स हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे, चाहे वो पोटेंशियोमीटर के थे, सेल के थे, मीटर ब्रिज का था, किरचॉफ्स का था, एक एक 2 न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग 40 से 50 न्यूमेरिकल्स का सिर्फ न्यूमेरिकल्स की सीरीज लेके आए हैं। तो हम लोग बेटा बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं बेटा, जितने भी न्यूमेरिकल्स हमारे रिलेटेड होते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से लगभग 50 क्वेश्चन की ये वीडियो सीरीज है, जिसमें आप लोगों को आईएससी सीबीएसई से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। इससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिल सकता कि एक वीडियो के अंदर में पूरे चैप्टर का, पूरे यूनिट का एक एक न्यूमेरिकल, यानी हर टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम यहां पर डिस्कस करेंगे। जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उन्हीं से रिलेटेड हैं, सारे के सारे जो हमारे आईएससी हो या सीबीएसई हो, उसी बोर्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमारे होने वाले हैं बेटा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस एक रिक्वेस्ट फिर से वही कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही आपका प्यार है, यही हमारे लिए फीस है, यही आपकी गुरुदक्षिणा हमारे लिए है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर है। अ स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर, यानी ये डायरेक्टली देखते चलिए, ये आई की वैल्यू गिवन है, थ्रू अ कॉपर वायर ऑफ 1 आवर, यानी टाइम की वैल्यू दिया है। कैलकुलेट द टोटल चार्ज, यानी आपको क्यू की वैल्यू बतानी है, पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर एंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताना है। तो सबसे पहली बात बेटा, अगर हम चलें बेसिक फॉर्मूला ऑफ करंट का, तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I की वैल्यू यहां पर दिया है 2, और यहां पर जो टाइम गिवन है बेटा वो आर में गिवन है, लेकिन SI यूनिट ऑफ टाइम होती है सेकंड। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लें। 1 आवर में कितने सेकंड? 60, यानी 120 कूलम, जो कि हमें SI यूनिट में बताना था। तो पहला पार्ट आपका चार्ज की वैल्यू आ गई 120 कूलम। उसके बाद की बात है कि उन्होंने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू होता है Ne। तो N इज इक्वल टू आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे Q अपॉन E। Q की वैल्यू हमें कैलकुलेट कर चुके हैं 120। E होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 की पावर माइनस 19। इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा किसी भी क्रॉस सेक्शन से। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल बेटा, अगला न्यूमेरिकल है अ कंडक्टर हैज अ 8.5। ये थोड़ा सा यूनिट में कंफ्यूजन है, दिया है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, यानी स्मॉल n की वैल्यू जो दिया है 8.5 इंटू 10 की पावर 28 दिया है पर मीटर क्यूब। इनका देने का मतलब यही है, यूनिट का फॉन्ट थोड़ा सा गड़बड़ है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, जो एरिया आपकी दी हुई है वो दी हुई है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। इफ अ करंट की वैल्यू दिया है बेटे 3 एम्पियर। कैलकुलेट आपको करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर आपको याद हो, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जब हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया था, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड आपको एग्जाम में मिलना ही मिलना होता है। डेरिवेशन पूछ ले, उसका फार्मूला पूछ ले, उससे रिलेटेड कभी न्यूमेरिकल, उससे रिलेटेड कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड आपको एग्जाम में मिल ही जाता है। उसको बोलते हैं I इज इक्वल टू NEAVD। ठीक है, तो VD इज इक्वल टू आ गया बेटा आपका I अपॉन NEA। यहां I की भी वैल्यू गिवन है 3, N की वैल्यू गिवन है 8.5 इंटू 10 की पावर 28, E की वैल्यू यानी 1.6 माइनस 19, और एरिया की वैल्यू गिवन है 10 की पावर माइनस 6। इसको हम सॉल्व कर देंगे, सारी वैल्यू SI यूनिट में है, जो कुछ भी आएगा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा बेटा। ठीक है, हमारी यूनिट जो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वो है मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं बेटा हम। नेक्स्ट है एन एल्यूमिनियम ऑफ डायमीटर 2.5 मिलीमीटर। पहले इसको SI यूनिट में बदल दो, डायमीटर गिवन है -3 मीटर।
इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कॉपर वायर ऑफ डायमीटर। देखिए एक एल्यूमिनियम वायर है, ये एल्यूमिनियम का है, और एक कॉपर वायर है, उसका आपको दिया हुआ है डायमीटर 1.6 मिलीमीटर। उसके बाद करंट ऑफ इतना, पहली चीज तो याद रखिएगा दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, यानी ये वायर है एल्युमिनियम का और ये वायर है कॉपर का, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है बेटा, तो दोनों में करंट सेम जाएगी। थ्रू देम फाइंड द करंट डेंसिटी ईच वायर एंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज आर इक्वल, यानी दिया है n एल्युमिनियम इज इक्वल टू n कॉपर बेटे। तो पहले आप पहला पार्ट को सॉल्व कर दीजिए, चूंकि दोनों में करंट इक्वल है, I एल्युमिनियम इज इक्वल टू I कॉपर, तो I की वैल्यू क्या होती है NeAVD, यही फार्मूला लगाइए NeAVD। तो n दोनों के लिए सेम दिया है, मान लो n है वो, E वैसे भी सेम होगा, A यानी एल्युमिनियम, VD एल्युमिनियम इज इक्वल टू NeA कॉपर, VD कॉपर, ये दोनों कैंसिल हो गए। आपको बताना है VD एल्युमिनियम का अपॉन VD कॉपर का, ठीक है। तो हो जाएगा A एल्युमिनियम यानी पाई D कॉपर का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू पाई D एल्युमिनियम का स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4, पाई से पाई। डी एल्युमिनियम की वैल्यू कॉपर की है 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 2.5 इंटू 2.5, आपका रेशियो निकल जाएगा। और अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बतानी है, सॉरी डेंसिटी, तो जे एल्युमिनियम की बतानी होगी तो आई अपॉन ए एल्युमिनियम, और दूसरे में कॉपर की बतानी है तो आई अपॉन ए कॉपर लगा दोगे फार्मूला, क्योंकि करंट डेंसिटी का फार्मूला होता है आई अपॉन ए, यहां से वैल्यू निकल जाएगी बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे फिर हम आते हैं, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी आपको VD बतानी है। वायर ऑफ लेंथ दिया है L इज इक्वल टू बेटे 2 मीटर, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है V इज इक्वल टू 10 वोल्ट। यहां पर मोबिलिटी गिवन है, यानी म्यू डी की वैल्यू गिवन है 4.5 इंटू 10 की पावर -4 बेटे। तो एक फार्मूला होता है बेटा म्यू डी जो होता है मोबिलिटी, वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम यहां से VD की वैल्यू निकालें तो आ गया म्यू इंटू ई, और ई हमारा अगर V और L दिया है तो V अपॉन L, सब कुछ दे रखा है। म्यू की वैल्यू 4.10 की पावर -4, V है 10, L है 2, 2 से अगर हम कैंसिल कर दें बेटा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 5 जा, यानी 2.25 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड। यहां से डायरेक्ट हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिए, क्योंकि यहां पर मोबिलिटी गिवन थी, तो मोबिलिटी का बेसिक फार्मूला ही होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पोटेंशियल और लेंथ के टर्म में होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। तो वहां से हमने उसको चेंज कर लिया बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक बार फिर से, अ वायर कैरीज अ करंट टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वल टू, यहां पर करंट की वैल्यू दे रखा है 2 + 3t स्क्वायर, और यहां पर आपको बताना है टोटल चार्ज पासेस थ्रू क्रॉस सेक्शनल बिटवीन 2 इज इक्वल टू, मतलब टाइम 2 से लेके टाइम 4 सेकंड के बीच में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। तो कभी भी जब I इस तरीके से दिया होगा तो I की जगह पर हम लिख सकते हैं dq अपॉन dt, वो आ गया 2 + 3t स्क्वायर। तो बेटा dq इज इक्वल टू आ जाएगा 2dt + 3t स्क्वायर इंटू dt। कभी भी अगर बेटा चार्ज टाइम का फंक्शन गिवन हो, इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना हो तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं, और कभी भी अगर करंट टाइम का फंक्शन गिवन हो और चार्ज फाइंड करना हो तो इस तरीके से हम इंटीग्रेट करते हैं। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे dq तो हमारा टोटल चार्ज मिल जाएगा, और कहां से कहां तक बेटा 2 इंटू dt, टाइम की लिमिट दे रखा है 2 से 4 सेकंड, प्लस 3t स्क्वायर इंटू dt, अगेन टाइम की लिमिट है 2 से 4 सेकंड। q इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2 कॉमन हो गया, dt का इंटीग्रेशन होता है t, और लिमिट लगा दी 2 से 4, 3 t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यूब अपॉन 3, लिमिट लगा दी 2 से 4, यहां 3 से 3 कैंसिल। पर लिमिट रखने का तरीका क्या होता है बेटा, अपर लिमिट यानी 4 - 2 प्लस यहाँ टी क्यूब बचा है, तो 4 4 जा 16, 4 जा 64 माइनस 2 2 4 जा 8, यहां आ गया 4 - 2 2 2 जा 4, यहां पर आ गया बेटा 64 - 8 करेंगे तो 56 आ जाएगा, यानी 60 कूलम चार्ज यहां पर
ट्रांसफर हुआ है 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में। कभी भी टाइम डिपेंडेंट वैल्यू अगर करंट की गिवन है और चार्ज की बात हो रही है तो आई को रिप्लेस कर दीजिएगा dq अपॉन dt से और क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा और इस तरीके से इंटीग्रेट कर लेंगे। लेकिन कभी भी अगर चार्ज गिवन हो और करंट पूछ रहा होगा, बिकॉज I इज इक्वल टू dq अपॉन dt होता है, तो वहां पर बेटा आप डिफरेंशिएट करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा ये है आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है। अ बीम ऑफ प्रोटॉन, उसका चार्ज गिवन है प्रोटॉन का Q, प्रोटॉन यानी E इज इक्वल टू होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, मूव हॉरिजॉन्टली एट इतना स्पीड, यानी V की वैल्यू गिवन है 2.5 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। इंटेंसिटी उसके बाद बोला है कि इफ द बीम इंटेंसिटी इज इतना, फाइंड द करंट डेंसिटी ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है। यहां पर आपको दे रखा है बीम इंटेंसिटी दे रखी है, ठीक है। मतलब यहां पर आपकी जो वैल्यू गिवन है बेटे, वो वैल्यू गिवन है आपकी करंट की उसके फॉर्म में, SI यूनिट के ही फॉर्म में गिवन है, चार्ज गिवन है और बीम इंटेंसिटी यानी 5 इंटू 10 की पावर 12, बीम इंटेंसिटी दिया है 5 इंटू 10 की पावर 12 प्रोटॉन पर सेंटीमीटर क्यूब, 5 इंटू 10 की पावर 12 प्रोटॉन पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बीम इंटेंसिटी गिवन है बेटा, बीम इंटेंसिटी। जैसे आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, n की वैल्यू दिया था, ये वैल्यू n ही है एक तरीके से। यहां पर प्रोटॉन की बात हो रही है, बस ये याद रखिएगा बेटा, ये सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है। अगर इसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब होता वैसे ही तो है प्रोटॉन पर। 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 क्यूब है तो -6 मीटर क्यूब आ गया, यानी जब ये ऊपर आएगा तो 5 10 की पावर 18 प्रोटॉन पर मीटर क्यूब। देखिए दोनों में डिफरेंस नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए हमने डिराइव किया है, अगर यहां प्रोटॉन फ्लो करा दिया तो ये कोई डिफरेंट नहीं हो गया, वो भी n ही होगा। जब आपका फार्मूला आएगा I इज इक्वल टू NeAVD और आपको करंट डेंसिटी की बात की जा रही है, करंट डेंसिटी होता है J यानी I अपॉन A को नीचे ले आइए, यही J हो गया हमारा NeVD और n की वैल्यू आपको गिवन है यहां पर 5 इंटू 10 की पावर 18 बेटे। E यानी चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी है -19 और Vd दिया है 2.5 10 की पावर 5, जो भी वैल्यू आएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में आपका आंसर हो जाएगा। यहां क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किए थे, थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश किए थे, लेकिन अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इन हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब 2.5 into 10 की पावर 18 electrons move to the left while 1.5 into 10 की पावर 18 proton moves to the right per second across a cross section. Find the net current. तो बेटा जैसे ये हमारे पास एक ट्यूब है मान लिया, तो इस ट्यूब में कुछ इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया है, हाइड्रोजन, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट बेटा, अगर हम मान लें एनी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मूविंग दिया है वो दिया है 2.5 इंटू 10 की पावर 18 और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो दिया है इतना टू राइट, मूव्स टू राइट पर सेकेंड, ठीक है। यहां पे भी मूव्स टू द राइट पर सेकेंड, लेफ्ट टू राइट वहां भी है। प्रोटॉन अगर जो मूव कर रहा है एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन वो भी दे रखा है 1.5 10 की पावर 18, ठीक है, पर सेकेंड दोनों में दे रखा है। नेट चार्ज बताना है तो चार्ज का फार्मूला ही होता है Ne अपॉन टी, तो पर सेकेंड है। बस ये याद रखना है, जब कभी भी प्रोटॉन यानी पॉजिटिव जिधर फ्लो करता है करंट की वैल्यू उधर ही होती है, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है जिधर करंट की वैल्यू उसके अपोजिट होती है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन जिधर मूव कर रहा है तो इसकी वजह से जो करंट आएगी वो इस तरफ आएगी और प्रोटॉन वाली करंट इधर ही तरफ आएगी। तो हमारा नेट बताना है तो पहले हम I इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। I इलेक्ट्रॉन हमारा आ जाएगा 2.5 10 की पावर 18 E अपॉन टी, और I प्रोटॉन T की जगह 1 है, पर सेकेंड दे रखा है 1.5 10 की पावर 18 E, तो ज्यादा माइनस कम कर देंगे, यानी नेट करंट जो आएगी वो आ जाएगी 1 इंटू 10 की पावर 18 E, यानी 1.6 10 की पावर -19
और 18 पहले से ही है, तो 1.6 × 10⁻⁻1 यानी 0.16 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। यहां पर बेटा ये चीज ध्यान देना है क्योंकि दोनों करंट अपोजिट, एक लेफ्ट टू राइट है। अगर इसी क्वेश्चन में ये बोला होता कि एक राइट टू लेफ्ट जा रही है, तब दोनों को ऐड कर दिया जाता, क्योंकि जब अपोजिट जाती तो उसकी करंट भी सेम डायरेक्शन में जाने लगती बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ कॉपर वायर ऑफ रेडियस इतना मिलीमीटर कैरीज ए करंट दिया है, रेडियस दिया है, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, डिटरमाइन द फ्री। तो आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है I = NeAVD। n की वैल्यू बताना है I/NeVD। I की वैल्यू दिया है बेटा 1.5, n तो बताना ही है EAVD। E की जगह पर आप रखेंगे इलेक्ट्रॉन है -19। यहां पर एरिया ना देके रेडियस दिया है तो πr² यानी 0.5 मिलीमीटर में था तो -3 का स्क्वायर और इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी वैल्यू दे रखा है 0.12 मिलीमीटर है बेटा, -3 यहां पर सेकंड। ये वैल्यू आप पूरा सॉल्व कर देंगे, आपका n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्यूब, पर यूनिट वॉल्यूम मीटर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल फिर से आपके सामने है। हर क्वेश्चन ये बेसिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ का ही है। अ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड ट्वाइस। बेटा आपको हमने पहले ही बता रखा है कि अगर लेंथ को आप n टाइम्स बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस हो जाता है n²r। अगर एरिया को आप n टाइम्स स्ट्रेच करते हैं तो रेजिस्टेंस हो जाता है r/n²। अगर आप रेडियस को n टाइम्स करते हैं या डायमीटर को n टाइम्स स्ट्रेंथ को स्ट्रेच करते हैं तो रेजिस्टेंस का शॉर्ट फार्मूला है n⁴। इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। अगर सेम वायर है या प्रॉपर्टी सेम है, मास सेम है, यहां पर यही दे रखा है r रेजिस्टेंस पहले था उसको ट्वाइस कर दिया है ओरिजिनल लेंथ को, यानी n की वैल्यू हो गई 2, तो r' हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4r, यानी रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यहां पर दे भी रखा है विदाउट चेंजिंग मास और डेंसिटी। अब अगर मास डेंसिटी नहीं चेंज कर रहे हैं मतलब वॉल्यूम सेम होता है, उस केस में यही तीनों तरीके आपको अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना होता है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला न्यूमेरिकल भी उसी कॉन्सेप्ट पर है, डायरेक्ट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप निकाल सकते हैं। दिया है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 16 ओम और दिया है कि उसको कंप्रेस्ड कर दिए, यानी उसको डिक्रीज कर रहे हैं। जो आपका L' है बेटा कंप्रेस्ड टू हाफ, यानी L' = 1/2L यहां दिया है। लेंथ नहीं डबल की है, अब कंप्रेस कर दिए हैं ट्वाइस, वहां पर बोले हैं तो हाफ ऑफ लेंथ यानी कितना हो गया 1/2 लेंथ हो गई। अब आपकी वैल्यू हो रही कितना परसेंट चेंज होगा, तो भैया पहले r' आप निकाल लो, लेंथ की बात हो रही है r/n²r, n की जगह पर यहां 1/2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4r, यानी जब उसकी लेंथ को हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस बचा r/4। और किसी में भी परसेंटेज चेंज निकालना हो बेटा किसी क्वांटिटी में तो हमेशा निकालते हैं चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो यहां चेंज निकालेंगे तो r' माइनस r/r इंटू 100, प्लस माइनस नहीं लेना है क्योंकि हमें ऑलरेडी दिख गया है कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ। यहां जो नेगेटिव आएगा वो यही बता रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो r' यानी r माइनस r/4/r इंटू 100 बेटे, तो 4r माइनस r 3r/4r इंटू 100 कर दिया 425, यानी 75% रेजिस्टेंस उसका डिक्रीज हो गया अगर उसकी लेंथ को हाफ किए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल में। तीन ही क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, लेंथ, एरिया, रेडियस या डायमीटर, और तीनों के लिए आप याद करके रखिए लेंथ यानी n², रेडियस यानी अपॉन एरिया यानी अपॉन n², रेडियस यानी अपॉन n⁴ मेरे भाई। अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। एक भी कॉन्सेप्ट छूटा नहीं है, पूरी की पूरी कोशिश किया हूं कि जितने भी आईएससी सीबीएसई के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करंट इलेक्ट्रिसिटी से बनते हैं सबको इस वीडियो में कवर करूं और किया भी हूं। तो ध्यान से देखिएगा अगला न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ हॉलो एल्युमिनियम सिलेंडर ऑफ इनर रेडियस आउटर रेडियस। जब इस तरीके से दिया हो तो एरिया आप तुरंत निकालिएगा पाई, रेडियस की बात हो रही है r0² माइनस r इनर का स्क्वायर,
इस तरीके से निकलेगी। एंड लेंथ गिवन है बेटा 50 सेंटीमीटर, रेजिस्टिविटी गिवन है यानी 2.8 इंटू 10 की पावर -8 ओम इंटू मीटर। आपको रेजिस्टेंस बताना है, रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो एल अपॉन ए। वैल्यू पुट कर दीजिए और कुछ करना ही नहीं है बेटा, ठीक है। लेंथ की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर में है तो -2, एरिया में आप लगाइए पाई और दोनों सेंटीमीटर में दिया है तो 10 की पावर स्क्वायर हो रहा है तो -4 को पहले ही कॉमन कर लो। आउटर का स्क्वायर यानी 2 2 जा 4 -1 आपका सीधे आ जाएगा 2.8 इंटू 50 अपॉन पाई इंटू 3 इंटू 10 की पावर -8 -2 + 4 जो भी आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस आ गया। यहां एक चीज याद रखना है कि अगर सिंगल सॉलिड एरिया है क्रॉस सेक्शन की तो पाई आर स्क्वायर, अगर डायमीटर है तो d²/4, लेकिन अगर हॉलो है तो पाई आर नॉट का स्क्वायर माइनस आर इनर का स्क्वायर। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल, सिर्फ फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होने वाला है। और ऐसे ही न्यूमेरिकल एग्जाम में बहुत गलत होते हैं, बच्चा जल्दबाजी में या तो यूनिट गलत कर देता है या तो कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक कर दिया, फार्मूले को ऊपर नीचे कर दिया, तो जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम और इज फाउंड 5, यानी रेजिस्टेंस आपको दिया है 5 ओम, ठीक है, एट द आइस पॉइंट, यानी ये आर नॉट है, आइस पॉइंट 0 होता है, एंड 5.5 एट द स्ट्रीम पॉइंट, यानी आर 100 की वैल्यू दे रखा है 5.5 ओम। व्हेन इमर्ज्ड इन अ हॉट बाथ द रेजिस्टेंस बिकम्स, यानी एक आपका टेम्परेचर है वहां पर आपने कर दिया तो 5.8 ओम हो गया। कैलकुलेट टेम्परेचर। जब इस तरीके का कोई भी न्यूमेरिकल आए बेटा तो आप तुरंत आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 + अल्फा टी का फार्मूला लगा दीजिएगा टेम्परेचर से रिलेटेड। यहां पर अल्फा नहीं दिया है, यहां पर आपके न्यूमेरिकल में अल्फा नहीं दिया है, तो अल्फा निकालने का एक और तरीका होता है, अगर बिना अल्फा के निकालना है तो आप दूसरे तरीके से भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। वो आप टेम्परेचर मेजरमेंट वाले में पढ़े थे, T इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर 100 माइनस आर नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दोगे तो भी आपका टेम्परेचर यहां से निकल जाएगा। आर टी की वैल्यू है 5.8 माइनस 5 अपॉन 5.5 माइनस 5 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आपका आ गया 0.8 अपॉन यहां आया 0.5 इंटू 100, 5 यहां आ गया 22 जा 160 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगर इसी न्यूमेरिकल में अल्फा दिया होता 100 का ना देके, तब ये फार्मूला को हम अप्लाई कर सकते थे। अगर अल्फा नहीं दिया रहता है तो हम इस फार्मूले को अप्लाई करके टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड कर सकते थे आराम से, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर फिर से एक बार, सारे अभी हम रेजिस्टेंस पे ही चल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ वाले पे। कॉपर क्वाइल हैज अ रेजिस्टेंस 20 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी T1 की वैल्यू दिया है बेटा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपका या क्या दिया है, ठीक है, हाँ, इसमें वही वाली कंडीशन है, दोनों कंडीशन दे रखी है बेटा। यहां पर आपको दिया है आर टी की वैल्यू दे रखा है 20 डिग्री ओम और टेम्परेचर दे रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड इट्स रेजिस्टेंस एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी RT1 T2 पता है, RT2 आपको बताना है जब टेम्परेचर हो गया 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और अल्फा की वैल्यू दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर -3 पर डिग्री सेंटीग्रेड। जब कभी भी दो टेम्परेचर वाला क्वेश्चन हो तो उसको करने का फार्मूला हमने पहले ही पढ़ा चुके हैं पढ़ाते समय थियरी में, R1 इंटू अल्फा। सारी वैल्यू आपको पता है, आप सिर्फ वैल्यू पुट करिए और न्यूमेरिकल सॉल्व कर दीजिए। T2 यानी 80, T1 यानी 20, R2 आपको बताना है, R1 यानी 20, दोनों 20 है। एक मिनट, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस एट इतना, कॉपर क्वाइल इतना 20 एट, हाँ सही है, ठीक है। R2 माइनस R1 भी आपका 20 दे रखा है अपॉन 20 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -3, वैल्यू सॉल्व करिए, RT आपका आंसर आ जाएगा बेटा। अगला न्यूमेरिकल आपके फिर से सामने, ठीक है, ये आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, गलती से यहाँ पे आ गया है, ठीक है, ये रिड्यूस हो चुका है इस समय आपके सिलेबस में बेटा, कलर कोडिंग नहीं है, कॉम्पिटिटिव में पहले था इसलिए यहाँ पर गलती से आ गया था, तो कलर कोडिंग के न्यूमेरिकल्स को हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, फिर से
ऐसे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को पढ़ना बहुत ध्यान से है। टू वायर ए एंड बी ऑफ द सेम मटेरियल हैव लेंथ इन द रेशियो, यानी LA अपॉन LB दे रखा है 1:3। डायमीटर का रेशियो दे रखा है DA अपॉन DB इज इक्वल टू 3:2। कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड द रेशियो ऑफ करंट, यानी आपको IA अपॉन IB की वैल्यू बतानी है। और यहां पर एक चीज और लिख दिया है, सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब बेटा रो A इज इक्वल टू रो B है, यानी मान लो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी की वैल्यू है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, वो दोनों मटेरियल सेम होने की वजह से इक्वल हो गई है। आपको करंट की बात हो रही है, यहां पर ये दे रखा है कि बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी पैरेलल में होते ही दोनों का वोल्टेज सेम हो गया भाई। फिर V इज इक्वल टू IR होता है, तो IA RA इज इक्वल टू IB RB। अगर आप ध्यान से देखेंगे IA अपॉन IB बताना है तो आपका फॉर्मूला बन के आ गया RB अपॉन RA। R की वैल्यू रख दो रो LA अपॉन AA इंटू रो LB अपॉन AB, तो रो सेम था, कैंसिल हो गया। LA डायमीटर के टर्म में अगर एरिया निकालेंगे तो पाई DB स्क्वायर बाई 4 इंटू LB पाई DA स्क्वायर बाई 4। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। LA अपॉन LB मल्टीप्लाइड बाई DB अपॉन DA का होल स्क्वायर। आपका जो आंसर आएगा LA अपॉन LB दे रखा है 1/3, इसका स्क्वायर कर देंगे 9/4, यानी 3:4 आपका रेशियो आ गया करंट का। यहां पर एक तरीका यहां पर छिपा हुआ था, बोले थे कि बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसके पहले सीरीज का अगर होता तो सीरीज में करंट सेम होती। अगर सेम न्यूमेरिकल में बोल देता कि फाइंड रेशियो ऑफ करंट, तो करंट का रेशियो 1 आ जाता अगर बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि सीरीज में करंट कॉमन जाती है और पैरेलल में वोल्टेज कॉमन होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में यही सब गलत होगा। ठीक है, यहां पर पैरेलल कंडीशन को छिपा के रखे थे। अगला न्यूमेरिकल, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस इतना इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म रेगुलर हेक्सागन, डिटरमाइन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट वर्टेक्स। बेटा अब यहां ध्यान से देखिएगा, जो इसके पहले हम लोग पढ़ते समय एक न्यूमेरिकल इसका पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, सर्कल में बदले थे। ठीक है, सर्कल में बदले थे, तो यहां पर आपको यह ध्यान देना है हेक्सागन में बदल दिए, यानी इस तरीके से आपका एक वायर था उसको हमने ऐसे हेक्सागन में बदल दिया इस तरीके से। तो अब सबकी साइड इक्वल है, तो हेक्सागन में कितनी साइड हुई बेटा, 1 2 3 4 5 6। वायर हमारे पास एक ही था जिसका रेजिस्टेंस था बेटा कितना, 24 ओम। अब यहां पर जो 6 वायर हैं, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 इज इक्वल टू R5 इज इक्वल टू R6, वो सब इक्वल हो जाएंगे, यानी 24/6 4 ओम। अब आपसे बोला सबका 4 ओम रेजिस्टेंस अब आ चुका है। ठीक है, सारे वायर का। अभी बोल रहे हैं द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट वर्टेक्स। ठीक है, कोई भी दो वर्टेक्स के बीच आपको निकालना है रेजिस्टेंस को, इक्विवेलेंट को। ठीक है, कहीं पे भी आप दो के बीच का निकाल सकते हैं, तो दो वर्टेक्स के बीच का कोई भी निकाल लीजिए। जैसे मान लिए इसके और इसके बीच में ही निकालना है हमको, दो वर्टेक्स ले लिया, MN के बीच में इफेक्टिव निकालना है। तो बेटा 1 को छोड़ के 1 2 3 4 5, ये 5 के पांचों किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं, यानी 4 + 4 + 4 + 4 + 4 20 ओम हो गया। अब जो बचा पांचों जो सीरीज में आया, अगर हम ऐसे ले लें N और ऐसे ले लें M, और ये हमारा 4 ओम है, ये जो हमारा पूरा का पूरा आ गया सीरीज में आया। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, यानी R इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/4 + 1/20, यानी 24/80। आपका आंसर बेटे आ गया R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 80/24, 4 6 जा 420, यानी 10/3 ओम आपका आंसर हो जाएगा। इस न्यूमेरिकल को जरा ध्यान से देखना, इसके पहले हम लोग सर्कल से रिलेटेड भी क्वेश्चन इस तरीके से पढ़े हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर सेम वायर है, यूनिफॉर्म वायर है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। उससे रिलेटेड हम लोगों ने न्यूमेरिकल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, उसके बाद वहां से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करी गई है। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल, अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट, यानी बैटरी का EMF दे रखा है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस इंटरनल R इज इक्वल टू 2 ओम इज कनेक्टेड, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है, द टर्मिनल वोल्टेज आ गया बेटा 10 वोल्ट। आपको बताना है R की वैल्यू।
ठीक है। बैटरी के लिए V का फार्मूला होता है E माइनस आई आर, और I की वैल्यू नहीं पता है तो I की वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं बेटा V अपॉन R से, क्योंकि हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बताना है। V की वैल्यू हमने रख दी 10, E की वैल्यू है 12 माइनस फिर से 10 अपॉन R मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, अगर हम इस पोर्शन को पूरा राइट लेके जाएं तो 20 अपॉन R इधर चलाया और 12 माइनस 10 यानी 2 इधर हो गया, तो R इज इक्वल टू आपका आ गया बेटा 20 अपॉन 2 यानी 10 ओम की वैल्यू निकल गई सीधा फार्मूला से, क्योंकि हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज और सेल का फार्मूला ये होता है। अगर हम यहां से भी ना करते दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, क्योंकि सीरीज में होता है तो I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R इज इक्वल टू V अपॉन R, यहां से भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते थे, बशर्ते हम इस फार्मूले को यूज किए यहां पर। ठीक है, अब सेल पे आ चुके हैं हम लोग, सेल के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, वन बाय वन देखते चलिएगा। अगला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर है। व्हेन अ रजिस्टर 5 ohm is connected across a cell, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 5 ohm, a current I is equal to 0.5 ampere when the resistance is increased 11 ohm, यानी R2 की वैल्यू हमने कर दिया 11 ohm, करंट ड्रॉप यानी I2 की वैल्यू 0.25 आ गई बेटा। EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस हमको बताना है सेल का। दो कंडीशन दिया हुआ है, वही बात फिर से I और R वाला रिलेशन जो अभी हमारे पास आया था, एक कंडीशन में हम I1 इज इक्वल टू लगा दें E अपॉन R1 प्लस R, और दूसरे में हम I2 के लिए लगा दें, चूंकि E और R हमारा सेम होगा R2 प्लस R। अगर हम यहां से बेटा E निकाल दें तो आ गया I1 R1 प्लस R, और यहां से अगर हम E निकाल दें तो आ जाएगा I2 R2 प्लस R। अकॉर्डिंग टू गिवन दोनों का E देखो सेम हो गया, तो I1 मल्टीप्लाइड बाई R1 प्लस R इज इक्वल टू I2 R2 प्लस R। अगर हम इक्वेट कर दें, I1 की वैल्यू है 0.5, R1 आपको पता है 5 प्लस R इज इक्वल टू I2 भी पता है बेटा यहाँ पर 0.25, R2 फिर से पता है 11 प्लस R, इससे हम R निकाल लेंगे और किसी एक में रख देंगे, E निकल जाएगा। दो कंडीशन दी है तो करंट के दो फार्मूले, एक ही फार्मूले को दो बार लगाएंगे। सेल सेम है, EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों केस में बेटा सेम होने वाला है, वहां से आप आराम से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला न्यूमेरिकल, अ नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 12 आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ स्क्वायर। आपको 4 रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट करके एक स्क्वायर बना दिया गया है, और चारों का रेजिस्टेंस दिया है बेटा 12 ओम, 12 ओम, 12 ओम एंड 12 ओम। ठीक है, उसके बाद सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट इंटरनल 1 इतना कनेक्टेड अक्रॉस वन ऑफ द डायगोनल्स, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। यानी डायगोनल ये हम यहां पर सेल को लगा दें ऐसे, इस तरीके से, ये डायगोनल है यहां पर लगा दिया, इसका वोल्टेज है 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। तो अगर यहां पर लगाओगे तो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, यानी ये आ गया आपका 24 ओम, ये आपका आ गया 24 ओम। अब आर इक्विवेलेंट आप निकालेंगे तो दोनों पैरेलल में आ गए, 1/24 प्लस 1/24, 2/24, यानी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई बेटा 12 ओम। आई का फार्मूला होता है E अपॉन आर का अलग इक्विवेलेंट प्लस आर, E की वैल्यू आपको दिया है 2R यानी 12 प्लस 1 यानी 2/13 एम्पियर आपकी करंट यहां पर आ चुकी है। I का सेल में एक ही फार्मूला होता है E अपॉन आर प्लस आर। जब कभी भी जिसके भी फॉर्म में वैल्यू दी रहेगी उसके फॉर्म में आप निकालने की पूरी कोशिश करेंगे बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सेल से ही चल रहे हैं हम, आइडेंटिकल सेल के कनेक्शन पर आ चुके हैं। अगर आप इस न्यूमेरिकल को देखोगे बेटा तो 3 आइडेंटिकल सेल, 3 आइडेंटिकल सेल हैं, तीनों का EMF 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है, और तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, यानी तीनों सेल हमारे सीरीज में कनेक्टेड हैं इस तरीके से। और इसको कनेक्ट किया गया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जिसका की वैल्यू है 4.5 ओम। फाइंड द करंट, तो बेटा पहले सीरीज की बात है, आइडेंटिकल है तो 3E हो जाएगा, यानी 3 × 2 6 वोल्ट आ गया। आर सीरीज में भी ऐड हो जाते हैं
तो 0.5 इंटू 3 आ गया 1.5 ओम। आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है, सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है बस। 4.5 प्लस 1.5 यानी 1 एम्पियर की करंट सेल से फ्लो कर रही है। फार्मूले के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आपके सामने हर न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है। आप अपनी कोई भी टेक्स्ट बुक उठा लीजिए, नूतन को उठा लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन की, आप पीवाईक्यू भी उठाएंगे, आप देखेंगे इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से बनाए जाते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, हमने इसीलिए अब की बार नूतन के क्वेश्चंस को थोड़ा हटाया है, नए क्वेश्चंस उसी टाइप के जोड़े हैं, जिससे कि आपको सेल्फ भी करना हो तो नूतन के न्यूमेरिकल्स को आप अपने आप से एक दो बार करने की कोशिश करें। अगला न्यूमेरिकल 4 आइडेंटिकल सेल, सबका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है। अब ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो बेटा पहली चीज जब पैरेलल में होता है तो इक्विवेलेंट ई के ही इक्वल हो जाएगा, यानी 1.5 वोल्ट। और आर इक्विवेलेंट अगर हम निकालेंगे तो 1/r 1/r 4/r, यानी आर इक्विवेलेंट हो जाता है r/4 यानी 1/4 ओम। और इसको भी आर से कनेक्ट कर दिया है, यानी 2.25। अगर इसको हम बेटा सॉल्व कर दें तो 0.25 आता है। कैलकुलेट करेंट फिर से I इज इक्वल टू 1.5 अपॉन R यानी 2.25 प्लस 0.25 यानी आ गया 1.5 अपॉन 2.5, 15 अपॉन 25, 3/5, 0.6 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। क्योंकि जब पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो पैरेलल में चूंकि सब आइडेंटिकल होते हैं तो आइडेंटिकल का जो ईएमएफ होता है वो कॉमन होता है, तो सबका जो इक्विवेलेंट भी आएगा वो इंडिविजुअल एक के इक्वल आ जाया करेगा। इस वजह से यहां पर हमने वैल्यू डायरेक्ट ले ली और वो सॉल्व हो गया हमारा। अगला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर, अ मिक्स्ड ग्रुपिंग of 24 identical cell each having an EMF this and internal resistance 0.5 is arranged to send maximum current through an external resistance of 3 यानी R की वैल्यू दिया है 3 ओम। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको परेशान करने वाला क्वेश्चन यहां पर एक दे रखा है बेटा। यानी आपका अगर हम मान लें ऐसे जो सेल कनेक्टेड हैं, कुछ सेल आपके ऐसे सीरीज में हैं और उनकी आर्म्स पैरेलल में हैं, तो पहली चीज तो एक कंडीशन यहां दे दिया है m इंटू एन इज इक्वल टू 24, यानी नंबर ऑफ रो और कॉलम को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि यहां पर m इंटू एन यानी जो आपका आया वो 24 सेल है। यहां बहुत आसान सी एक ट्रिक है, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब ये वर्ड लिख दे कि मैक्सिमम करंट कभी भी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में फॉर आई मैक्स, बेटा जो आपका आर इक्विवेलेंट होता है वो आर के इक्वल होता है और कुछ करना ही नहीं है। अगर ये तरीका आपको पता है बेटा तो आप जरा ध्यान से देखो, आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो पहले सीरीज में अगर एन सेल कनेक्टेड है तो एन आर हो गया, और पैरेलल में जब आप निकाल रहे हो तो 1/nr प्लस 1/nr जितने भी हैं हमने मान लिया है कि ऐसे ऐसे m हैं तो m/nr हो गया। अगर रेसिप्रोकल कर दोगे भैया तो क्या आ जाएगा, nr/m आ गया। और अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन आर इक्विवेलेंट को इक्वेट कर दो, यानी m/nr को r के इक्वल कर दिया और m की एक वैल्यू यहां से निकाल लो, m इज इक्वल टू 24/n आ गया। तो यहां पर लिख दो 24/n, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू r इंटू r, यानी 24/n स्क्वायर। r की वैल्यू दे रखा है 3, स्मॉल r की वैल्यू दिया है 0.5 यानी 1/2। यहां अगर आप सॉल्व करोगे तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 24 2 जा 48/3 यानी 16 आ गया। n की वैल्यू बेटे कितना मिल गई, 4। यानी 4 सेल को सीरीज में कनेक्ट किया गया है और उस 4 सेल के 6 कॉम्बिनेशन को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। यानी आपका कॉम्बिनेशन इस तरीके से है, 4 ऐसे हैं और इन्हीं चारों के 6 कॉम्बिनेशन को इसी तरीके से 6 कॉम्बिनेशन को आपने पैरेलल में जोड़ दिया, देन वी गॉट मैक्सिमम करंट। यहां से 2 चीज निकल के आई, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए तो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। ये सबसे अप्लाइड न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का है। जब सबसे अप्लाइड न्यूमेरिकल पूछना होता है स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव अप्रोच, तब इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को आपके एग्जाम में रखा जाता है। अगला न्यूमेरिकल, a storage battery of EMF 8 volt and internal resistance 0.5 ohm
is being charged by 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5. Calculate the terminal voltage of the battery during charging. बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, यहां पर अगर आप कंफ्यूज होंगे तभी प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज यहां पर प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो पहली चीज तो आप ई नेट देखिए, आपकी बैटरी का ईएमएफ है 8 वोल्ट और जिससे चार्ज किया जा रहा है, तो चार्जिंग के लिए कौन सा डीसी सोर्स यूज किया गया है? तो बेटा जब ई नेट निकालिए ना तो ऐसे में पहले माइनस कर दीजिए, चूंकि चार्जिंग हो रही है तो 112 वोल्ट आ गया ई नेट। सबसे पहला काम आपको यही करना है, क्योंकि ई नेट जो आप निकालेंगे 112 वोल्ट आपका आ जाएगा सब्सट्रैक्ट करने के बाद। अब जो आप करंट निकाले बेटा, करंट के में आ जाएगा ई नेट यानी 112 अपॉन आर प्लस आर, यानी 112 अपॉन आर की वैल्यू दे रखा है बेटा 15.5 और आर की वैल्यू 0.5 दिया है, 112 अपॉन 16 आ गया। अगर इसको हम कट करें 2 8 जा 2 5 6 8 7 जा, यानी 7 वोल्ट का सॉरी करंट आया, यहां पर 7 एम्पियर की करंट आ गई। और चार्जिंग की केस के लिए V इज इक्वल टू E प्लस IR होता है टर्मिनल वोल्टेज जब हम निकालेंगे। तो अब यहां पर फिर एक कंफ्यूजन आएगा कि यहां पर E की कौन सी वैल्यू रखें, ठीक है। तो यहां पर अब सेल की बात हो रही तो सिर्फ सेल का रखेंगे, यानी 8 प्लस I यानी 7, R यानी 0.5 यानी 8 प्लस 3.5, यानी जो इसका टर्मिनल वोल्टेज आएगा 11.5 वोल्ट आएगा। अगर यही डिस्चार्जिंग की बात होती है बेटा तब ये दिक्कत नहीं होती, तब यहां पर माइनस लगाते हैं। इनका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये सेल तो था जिसका कि ईएमएफ E और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, लेकिन अब इसको हम चार्ज कर रहे थे जिसका कि एक्सटर्नल सोर्स इतना है और इतने वोल्ट डीसी सप्लाई से चार्ज कर रहे थे। अब जब चार्ज कर रहे थे तो नेट अब सब्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा, यहां पर ई नेट जो आएगा, इस ई नेट की वजह से करंट निकलेगी और टर्मिनल वोल्टेज में दोनों को बेटा ऐड कर देंगे। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स जब भी आएंगे तो 90% बच्चों के गलत ही होने हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। An external resistance R is connected across a cell E and small r. Prove that electrical power consumed in the external resistor is maximum when R is equal to R. अभी हम लोगों ने जो तरीका पढ़ा बेटा उसी से इसको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इन्होंने बात करी मैक्सिमम पावर की, अगर हम उसको डिराइव करना चाहें तो I इज इक्वल टू क्या होता है E R प्लस R, ये हमारे पास I का फार्मूला होता है। और जब उसमें एक्सटर्नल में पावर की बात आएगी तो पावर का फार्मूला होता है I स्क्वायर R। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो E स्क्वायर R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R कर देंगे। अब बेटा इसी को हम dP अपॉन dR करेंगे और उसी को इज इक्वल टू 0 निकाल देंगे, हमारा डेरिवेशन आ जाएगा, वहां पर स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो जाता है, ठीक है। यहां से हम इसको निकाल सकते हैं, पूरी करने की कोई जरूरत नहीं है, उतने से काम चल जाएगा बेटा। अगला न्यूमेरिकल, एन इलेक्ट्रिक केटल हैज 2 हीटिंग कॉइल्स, व्हेन द फर्स्ट कॉइल इज स्विच्ड ऑन द वाटर बॉइल्स 10 मिनट, व्हेन द सेकंड कॉइल इज यूज्ड टू टेक 15 मिनट, हाउ लॉन्ग विल टेक टू बॉइल द सेम वाटर इफ बोथ कॉइल आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। एक की बात हो रही है, पहली बेटा सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं और दूसरी कंडीशन की बात हो रही है जब उनको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके का एक न्यूमेरिकल पढ़ाते समय भी हमने डिस्कस किया था, बहुत ध्यान से, बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जैसे रेजिस्टेंस का रिलेशन होता है सेम उसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जो वाटर बॉईल कर रहे हैं बेटा, वाटर बॉईल करने के लिए हीट हर केस में सेम है, H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H सीरीज इज इक्वल टू H पैरेलल। टाइम का वेरिएंट है, रेजिस्टेंस की बात वेरिएबल है, करंट की बात यहां पर सोर्स सेम रख रहे हैं, जब सीरीज में होगी तो करंट सेम रखेंगे, जब पैरेलल में होगी तो वोल्टेज को सेम रखेंगे। तो जो हमारा फार्मूला आ रहा है इस केस में H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT या V स्क्वायर बाई RT की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अगर हम यहां पर देखें बेटा हीट सेम हो रही, इस फार्मूले को लगाएं तो हमारे पास क्या मिल के आ रहा है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T।
पहली केस के लिए देखिए, सीरीज के लिए हमारा क्या आ गया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी, यानी जब दोनों को ऐड कर देंगे सीरीज में तो सीधी सी बात है दोनों ऐड होके आ जाएंगे। जब दोनों को ऐड करोगे सीरीज में तो R1 प्लस R2, तो T1 प्लस T2 यानी कितने मिनट लगेंगे, 10 प्लस 15, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 25 मिनट में आपका सॉल्व हो जाएगा। और पैरेलल जब कर रहे हो तो पैरेलल का फार्मूला लगा दो भैया, 1/R1 प्लस 1/R2, और यहां से सॉल्व कर दो, बिकॉज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के ही है। तो यहां पर जब आप करोगे तो T पैरेलल इज इक्वल टू कितना समय लग जाएगा, इसी को सॉल्व कर दो, कुछ ना करिए, 1/T1 प्लस T2। जैसे रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट होता है वैसे टाइम का भी इक्विवेलेंट होता है, शॉर्ट में फार्मूला रख लीजिए, टी सीरीज के लिए वही फार्मूला T1 प्लस T2, और अगर इस तरीके का क्वेश्चन पैरेलल में देता है तो 1/T1 प्लस 1/T2, पूरी कैलकुलेशन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपका न्यूमेरिकल इजिली बेटा सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ेगा और आप इजिली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर बेटा, जरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। हमारी पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आपको न्यूमेरिकल्स करने में इस वीडियो के हेल्प से मिले। एन इलेक्ट्रिक बल्ब की रेटिंग जहां भी दिखे तुरंत आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस निकाल लेना है, V स्क्वायर अपॉन P से 100 कर दिया, 484 आपका रेजिस्टेंस आ गया। बोल रहे हैं कि कितना पावर कंज्यूम्ड करेंगे, तो कंज्यूम्ड पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस यानी 484, आप यहां से सॉल्व करेंगे, इतना पावर कंज्यूम करेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ते हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं पावर ओवर के। अगर आपका आ गया बल्ब का, हीटर का, केटल का, कहीं भी, 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम, 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्ट हो गया बेटा तो 1/R पैरेलल यानी 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। ठीक है, तो आप यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका एलसीएम ले लेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, तो 2 प्लस नहीं 6 नहीं आएगा बेटा, 3 4 6 है, तो अगर आप 3 लिए 3 1 4 2 2 2 दो बार 12 आएगा, तो 4 प्लस 3 प्लस 2 9/12 यानी 3/4 यानी R पैरेलल आपके पास आ गया 4/3 ओम। उसके बाद बोला है कि फाइंड द ईच रजिस्टर एंड टोटल पावर, करंट आपको ईच रजिस्टर में बतानी है, वोल्टेज ये दे रखा है। तो अगर आप ध्यान दें बेटा तो वैसे हमने फर्जी में इसको निकाल दिया, क्योंकि आपके पास R1 दिया था, आपके पास R2 दिया था, आपके पास R3 दिया था, और वोल्टेज भैया तीनों में सेम हो जाएगा। अगर आपको I1 निकालना है तो सीधे V/R1 कर दो, I2 निकालना है V/R2 कर दो, I3 निकालना है V/R3 कर दो, यानी 12/3 किया तो 4 एम्पियर आई, 12/4 किया तो 3 एम्पियर आई, 12/6 किया तो 2 एम्पियर करंट इंडिविजुअल निकल गई। और पावर की बात हो रही है टोटल, तो चाहो तो एक ही में निकाल दो, चाहो तो आप ऐसे कर दो, I स्क्वायर R इक्विवेलेंट कर दो। ठीक है, R आपका I स्क्वायर वहां से निकल गया, 437 9 9 जा 81 इंटू 4/3 327, सो 108 वॉट की पावर आ गई और 432 की आपकी करंट आ गई इंडिविजुअल में। ठीक है, डायरेक्ट आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, जरूरत पड़ गई रेजिस्टेंस की बाद में ही पड़ी। आपका अगला न्यूमेरिकल भी जरा ध्यान से देखिएगा। हर न्यूमेरिकल आप देखिए बोर्ड को ही टारगेट करके दिया गया। अ डीसी मोटर ऑपरेट्स इतना वोल्ट एंड ड्रॉन अ करंट दिस, द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ द मोटर इज 2 ओम, कैलकुलेट द मैकेनिकल पावर आउटपुट एंड द एफिशिएंसी। यहाँ पर आउटपुट पावर की बात हो रही है बेटा, तो इनपुट पावर तो सीधे सीधे दिख रहा है, जो भी इनपुट पावर है आपका I की वैल्यू रख दो डायरेक्ट, 220 इंटू 10 यानी 2200 वॉट की पावर आपकी मैकेनिकल पावर आ चुकी है। और आपसे पूछा जा रहा है कि एफिशिएंसी कितनी होगी, तो आप पहले लॉस निकालिए, क्योंकि जो आर्मेचर रेजिस्टेंस आपका दिया है 2, वहां से लॉस होगा। ठीक है, तो पहले P लॉस निकाल दीजिए। P लॉस का मतलब हो गया I स्क्वायर R, यानी I आपकी है 10 10 जा 100 इंटू 2 यानी 200 वॉट पावर लॉस हो गई, तो आउटपुट कितना मिलेगा, 2000 वॉट मिलेगा। इफिशियंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100
जो भी आएगा वो इफिशियंसी आ जाएगी। आर्मेचर कॉइल का मतलब ही हुआ वहां पर लॉस करने के लिए लगा है, वो भी ध्यान रखना है। वो क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन था, अगर किसी को भी याद हो तो। एन इलेक्ट्रिक करंट इतना पासेस थ्रू अ रजिस्टर ऑफ दिस फॉर 20 मिनट, कैलकुलेट द टोटल हीट एनर्जी प्रोड्यूस। एच का फार्मूला आप लगाइए, आपको क्या क्या दिया है, आई स्क्वायर आर टी दे रखा है, और आपको बताना है कैलोरी में। तो बेटा जो जूल आएगा, 1 जूल से कैलोरी में बदलने के लिए इसी को डिवाइड कर देंगे 4.2 से, ठीक है। तो आपका आई स्क्वायर आ गया बेटा 5 5 जा 25, रेजिस्टेंस दिया है 14, टाइम दिया है 20 मिनट में है तो 60 अपॉन 4.2 कर दो, जो आया आपका कैलोरी में आ गया। अगर अपॉन 4.2 नहीं करोगे तो जो आंसर आएगा वो जूल में आंसर आएगा, और ज्यादा कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। अगला न्यूमेरिकल आपके सामने, अ हाउस यूजेस 540 वॉट बल्ब फॉर 4 आवर्स पर डे, 200 watt fans for 10 hours per day and 1 kilowatt electric iron for 1 hour per day. Calculate total electricity bill for 30 days। और एक का आपका कंज्यूमर का दिया हुआ है, तो पहले सबका आप वाट में निकाल लीजिए डेली कंजम्पशंस, ठीक है। तो आपका पर डे दिया है बेटा, जैसे 40 वाट का बल्ब है, 5 बल्ब हैं, तो 5 बल्ब का कितना, पहले आप हर दिन के आर में निकाल लीजिए कितना यूजेस हैं, ठीक है। तो आप पहले बल्ब का कंज्यूम पावर अगर आप निकालेंगे तो कितने बल्ब हैं, 5, एक बल्ब कितने का है, 40 का, एक दिन में कितने घंटे चल रहे हैं, देखिए 4 आवर्स पर डे यानी 4, तो पर डे आप निकाल लीजिए, 4 4 जा 16, 5 जा 80, 800 वॉट पर डे, यानी वॉट आवर आ गया है, पर डे नहीं, इतना वॉट आवर एक दिन में है। आपको 30 डेज का निकालना है, ठीक है। तभी बाद में जो आएगा उसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 800 आ गया। ऐसे ही आपका P, अगला क्या है, फैन है, फैन के लिए निकाल दीजिए, कितना है बेटा फैन, 2 फैन है, 100 वॉट के हैं, एक 10 घंटे चल रहे हैं, तो कितना आ गया, 2000 वॉट आवर आ गया। ऐसे ही P आपका क्या है उसके आगे, एंड 1 किलोवाट आयरन का है, तो कितना चल रहा है, कितना आयरन है, एंड एक ही है, 1 into 1 किलोवाट है यानी 1000, और एक घंटे एक दिन में चल रहे हैं तो 1000 वॉट आर आ गया। तब आपका टोटल पावर बेटा आ गया 2 3 3800 वॉट आर। अगर इसको मैं ऐसे कर दें तो 3.8 किलोवाट आर आ गया। तो टोटल अगर बात कर दें हम तो 30 दिन में कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 30 किलोवाट आर। अब 1 किलोवाट आर का इतना है तो नंबर ऑफ बिल कितना आ जाएगा, 3.8 इंटू 30 अपॉन 6.5 कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 6.5 कर देंगे, इतना पैसा हमको बिल देना पड़ेगा बेटा, ठीक है। हमने पावर कंज्यूम एक एक दिन का निकाल लिया। अब हम आते हैं डीसी सर्किट के न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत आसान है। इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज द 4 आर्म्स आर रेजिस्टेंस, P दिया है, Q दिया है, R दिया है और S दिया है। गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस 15 दिया है, और उसके बाद बोला फाइंड द करंट थ्रू द गैलोनोमीटर 10 वोल्ट मेंटेन। पहले चेक कर लीजिए क्या P अपॉन Q R अपॉन S के इक्वल तो नहीं है, तो P की वैल्यू है बेटा 100, Q की वैल्यू है 10, R की वैल्यू है 50, इसकी वैल्यू है ये। अगर देख लें तो आ गया 10 इज इक्वल टू 10, यानी गैलोनोमीटर में जाने वाली करंट की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि हमारा ब्रिज बैलेंस है, उसमें कोई करंट ही नहीं जाएगी बेटा। अगला क्वेश्चन है यूजिंग किरचॉफ्स लूप रूल डिटरमाइन द मेश करंट इन अ 2। आपको यहां पर डायग्राम मिसिंग है, डायग्राम की वैल्यू हमें निकालनी देनी पड़ेगी। यहां पर दिया यूजिंग किरचॉफ्स लूप डिटरमाइन द मेश करंट इन 2 लूप करंट, इतना E की वैल्यू दिया है R1, उसके बाद E2 की वैल्यू दिया है R2, शेयरिंग कॉमन ब्रांच, यानी इस तरीके से आपका सर्किट बना हुआ है बेटे। सर्किट आपकी इस तरीके से है, ये है, ये इस तरीके से सर्किट है आपका। यहां पर आपको दिया है 6 वोल्ट, यहां पर दिया है 2 ओम, यहां पर दिया है आपका 4 वोल्ट, यहां पर दिया है 3 ओम और यहां पर दिया है 5 ओम। करंट निकालनी यानी I1 आपका, ये हो गया I2, ये हो गया I3। तो पहले यहां जंक्शन रूल लगा दीजिए, I3 इज इक्वल टू आ गया I1 प्लस I2। अब आप लूप रूल लगा के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिए। अगर हम पहले में लूप लगाएंगे, बता चुके हैं, तो क्या आएगा, -6 प्लस 5I3 प्लस 2I1 इज इक्वल टू 0। तो 2 प्लस 5 7I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरे में अगर हम चलेंगे बेटा
तो 4 माइनस 3i2 माइनस 5i3 इज इक्वल टू 0। तो 5i1 प्लस 8i2 इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। दोनों की इक्वेशन अप्लाई करिए और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिए। किरचॉफ का न्यूमेरिकल जब पढ़ाए हैं तो वहां पर बहुत ध्यान से आप पढ़ाए और थ्योरी वाले वीडियोस में देख सकते हैं, उसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि अ क्यूब इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 12 इक्वल वायर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, total current enters at one corner and leaves through diagonally opposite corner, apply Kirchhoff's law to find equivalent। बेटा इसका सबसे आसान सा शॉर्टकट होता है R इक्विवेलेंट का। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहा हूं, जब डायगोनली की बात होगी तो 5/6R, इसको याद कर लो, सबसे आसान तरीका है। ठीक है, पढ़ाते समय हमने इस चीज को भी डिस्कस किया है कि हर तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मीटर ब्रिज का है। द बैलेंस पॉइंट आपको दिया है 40 सेंटीमीटर, बैलेंस पॉइंट दे रखा है 40 सेंटीमीटर। लेफ्ट व्हेन अ रजिस्टर इतना प्लेस्ड इन राइट गैप, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द अननोन रजिस्टर। आपको जब ऐसे बनाते हैं सर्किट में तो लेफ्ट में हम R लेते हैं, S लेते हैं, बैलेंस पॉइंट हमारा ये होता है, तो हमारे पास फार्मूला होता है S इज इक्वल टू R 100 माइनस L अपॉन L। अगर हम इस न्यूमेरिकल से चलें तो यहां पर बोला है कि द लेफ्ट एंड ए व्हेन अ रजिस्टर ऑफ दिस, यानी R की वैल्यू दिया, S बोल रहा है 12 आपका हो गया, और 100 माइनस 40 अपॉन 40 आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। 6/4 3 18 ओम का रेजिस्टेंस आपके राइट गैप में आ गया। बहुत आसानी से न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हैज 4 आर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, आपका 10 20 30 एंड x ओमेगा है, तो आपका सीधे बैलेंस है तो P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एक्स। P की वैल्यू 10/20, R की वैल्यू 30/x बताना है बेटा। x इज इक्वल टू 60 ओम आपका आंसर आ गया। सीधे सीधे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, उसमें कोई दम नहीं है, सीधा सीधा आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और आप वहां से कर सकते हैं। यहां पर दिया है द पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर हैज अ रेजिस्टेंस इतना, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ ड्राइवर सेल इतना, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड द, मतलब आपका ड्राइवर सेल ये होता है 4 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपका है 5 ओम। आगे आपका रेजिस्टर नहीं है, एक वायर है, वायर का आपका बेटा लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ ए बी गिवन है 10 मीटर और रेजिस्टेंस ऑफ ए बी गिवन है बेटे 20 ओम। आपको बताना है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पहले आप आई निकाल दीजिए, 4/5 प्लस 20 यानी 4/25 एम्पियर की करंट गई। अब आप VAB निकाल दीजिए, RAB की वैल्यू 20 है बेटा, यानी 5 5 जा 4 जा 16/5। अब K की वैल्यू 16/5 इंटू 10, 2 5 जा 2 8 जा 8/25 वोल्ट पर मीटर आपका आंसर आ गया। यहां से आप इजिली सॉल्व कर लिए, ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है। ठीक है, अब अगले न्यूमेरिकल की तरफ आइए। अगला न्यूमेरिकल है सेल ऑफ अननोन बैलेंस अगेंस्ट अ लेंथ इतना। ठीक है, when a standard EMF इतना, टेस्टेड बैलेंस पॉइंट इतना, E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। E1 आपका अननोन है, E2 की वैल्यू दे रखा है, L1 आप अननोन पे था 650, यहां पे है 440। सॉल्व कर दो, E1 का वैल्यू आ जाएगा। डायरेक्ट कंपैरिजन वाले सेल वाले फॉर्मूले से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। पोटेंशियोमीटर का न्यूमेरिकल पढ़ाते समय 3 तरीके बताए हैं, 3 के अलावा चौथा मिलने वाला नहीं है बेटा। अगला न्यूमेरिकल पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ इतना, रेजिस्टेंस कनेक्टेड सीरीज रनिंग इतना, रेजिस्टेंस बॉक्स to achieve potential gradient this what resistance should be cut in form of the box। यहां पर दे रखा है पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड रेजिस्टेंस, सारी वैल्यू दे रखी है। अगर आप इस न्यूमेरिकल में देखना चाहेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला आपको लगाना है और कुछ भी नहीं करना है बेटा। ठीक है, यहां बोला का पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ 4 मीटर एंड रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 8। ठीक है, रेजिस्टेंस आपको 8 ओम दिया है, कनेक्टेड इन सीरीज विद रनिंग
accumulator of EMF 2 volt and variable resistance box to achieve a potential gradient दिया है 1 millivolt per centimeter. What resistance should be cut in the form of the box. यानी आप अगर हम ऐसे चलें डायग्राम से तो ये हमारा हो गया बेटा 2 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस हमको बेटे बताना है, ठीक है। और आपका ये हो गया वायर ए बी। अगर आप यहां से बात करें तो K की वैल्यू यहां दिया है 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी 10 की पावर -3, और 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, सेंटीमीटर में ही रहने दो, नहीं मीटर में दिया है, 10 की पावर -2 वोल्ट पर मीटर आ गया, यानी 0.1 वोल्ट पर मीटर है, ठीक है। सबसे पहला काम आई आप निकाल दीजिए, 2/R प्लस रेजिस्टेंस दे रखा है 8, और VAB अगर आप ले लेंगे बेटा तो यहीं से आ गया 2, मतलब I की वैल्यू जो आई मल्टीप्लाइड बाई RAB की वैल्यू 8 है, यानी 16/R प्लस 8। अब अगर इसी का K निकाल दें हम तो K की वैल्यू 0.1 दिया है, VAB अपॉन लेंथ, और लेंथ की वैल्यू दिया है 4 जा 16। बेटे अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ 10 से तो आ गया R प्लस 8 इज इक्वल टू 40, R इज इक्वल टू सीधे आ गया 32 ओम। यानी रेजिस्टेंस अगर हम उसका 32 ओम रखेंगे बेटा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो इतना आ जाएगा। जो हमने 4 पॉइंट्स बताए थे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, उस 4 पॉइंट के अलावा 5वीं लाइन कहीं लगने वाली नहीं है, न्यूमेरिकल कैसा भी हो। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी R की वैल्यू बतानी है। बैलेंसिंग लेंथ यानी L1 की वैल्यू आपको दे रखा है 60 सेंटीमीटर, L2 की वैल्यू दिया है 50 सेंटीमीटर, R की वैल्यू दिया है 10 ओम। मेरे भाई R का फार्मूला ही एक्सपेरिमेंट के लिए यही था, L1 L2 -1, R यानी 10, 50 60 अपॉन 50 -1, 0 से कट गया 6 - 5 यानी 10 × 1/5, सीधे आपका आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम की वैल्यू आपके स्क्रीन पर आपका आंसर मिल चुका है। अगला न्यूमेरिकल आपके पास पोटेंशियोमीटर का फिर से है। अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ लेंथ 10 मीटर एंड रेजिस्टेंस दिस, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद इतना एक्टिव बैटरी 5। उसके बाद आपका 4 मीटर डिटरमाइन द EMF, आपका ये है सर्किट, पहले मैं बना दूं। आपके सर्किट में यहाँ है 2 वोल्ट, आपका इंटरनल सीरीज में रेजिस्टेंस आपका है 5 ओम, आपके पास बेटा ये है AB, और यहां से आपका जो सेल है उसका आपको EMF बताना है E डैश। गैल्वेनोमीटर लग गया, जॉकी आ गई, और आपका बैलेंस पॉइंट आ गया 4 मीटर पर। LAB आपको दे रखा है बेटा 10 मीटर, और RAB भी दे रखा है 15 ओम। आपको 4 स्टेप बताया था, कोई भी थियरी वाला वीडियो उठा के देख लीजिए। स्टेप 1 I निकालेंगे 2/5 प्लस 15 यानी 2/20 आ गया 1/10 एम्पियर। स्टेप 2 VAB निकालेंगे 1/10 मल्टीप्लाइड बाई RAB 3/2 वोल्ट आ गया। स्टेप 3 K निकालेंगे 3/2 इंटू टोटल लेंथ यानी 3/20 वोल्ट पर मीटर आ गया। इसी को इक्वेट कर देते हैं, चूंकि पूरे के लिए भी ग्रेडियंट वही होगा, ये सीरीज में है तो E डैश अपॉन 4 5 आ गया। E डैश इज इक्वल टू बेटा 3/5 या 0.6 वोल्ट आपका आंसर आ गया। 4 स्टेप के अलावा 5वां स्टेप हमें कहीं नहीं करना है, आपका आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस तरीके से हम लोगों ने हर तरीके के न्यूमेरिकल्स को अपने पूरे वीडियो में कवर किया है, चाहे वो बेसिक I इज इक्वल टू Q/T का हो, चाहे NE/T का हो, चाहे आपका NEAVD का हो, चाहे आपके वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हो, मोबिलिटी का हो, रेजिस्टेंस के लेंथ एरिया का इंक्रीज डिक्रीज हो, चाहे ρL/A का हो, सीरीज पैरेलल का हो, पावर का हो, एनर्जी का हो। उसके बाद हमने टेम्परेचर से भी न्यूमेरिकल्स को देखा, फिर सेल का पोटेंशियल देखा, सेल के लिए टर्मिनल वोल्टेज पे देखा, सेल की करंट देखा, कॉम्बिनेशन देखा, सीरीज पैरेलल मिक्स, फिर कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर भी देखा। उसके बाद हम लोगों ने व्हीटस्टोन के भी न्यूमेरिकल्स देखे, मीटर ब्रिज के भी देखे, किरचॉफ्स के भी देखे, और पोटेंशियोमीटर के भी देखे। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ पूरे यूनिट के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया। तो बेटा वीडियो को स्किप मत करिएगा, ये आपके काम का वीडियो है। आप ISC में बैठिए या CBSE में बैठिए,
किसी चैनल पर आप मुझे दिखा दीजिए कहीं पर इस तरीके से पूरे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करता हुआ वीडियो नहीं मिलेगा। दोनों वीडियो थियरी के देखिएगा, लगभग 30-40 न्यूमेरिकल हमने वहां डिस्कस किया है और 40-45 न्यूमेरिकल यहां पर डिस्कस किया है। अगर आप एक यूनिट से 80 न्यूमेरिकल्स करते हो तो मैं बताऊं कि आपका जो आईएससी सीबीएसई का बोर्ड होने वाला है वहां पर आपको इसके बाहर से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आपकी तरफ से यही प्यार, यही हमारे लिए गुरुदक्षिणा है। तो चैनल के साथ बने रहिए। अगले वीडियो में हम मिलेंगे मैग्नेटिज्म के साथ। थैंक यू।